दोस्तों आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम लोग रेफरेंस आईडी और रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। ये एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। आजकल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, तो उसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये रेफरेंस आईडी और रेफरेंस वेरिएबल जावा के अंदर होता क्या है। देखिए, अगर आपसे केवल रेफरेंस वेरिएबल भी पूछा जा रहा है तो आप जब तक रेफरेंस आईडी नहीं जानेंगे ना, तो आप रेफरेंस वेरिएबल को समझा नहीं पाएंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर सेशन में हम इस चीज़ को जरा देख लेते हैं। देखिए, रेफरेंस आईडी और रेफरेंस वेरिएबल को बनाने के लिए हम एक छोटा सा रिक्वायरमेंट लेते हैं और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही आपको सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी हमारी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव देता हूं। आपके लिए ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपने स्कूल के अंदर आने वाले या कॉलेज के अंदर आने वाले स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को दिखाना है, राइट। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को शो इन्फो कराना है, राइट। और कितने स्टूडेंट की, स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको 3 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को दिखाना है जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हुए हैं, राइट। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपकी एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया और हर ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसकी स्टेट होता है, देन उसका बिहेवियर होता है, राइट, एंड उसके बाद उसकी आइडेंटिटी होती है, राइट। तो स्टेट का मतलब क्या हो गया, स्टेट का मतलब हो गया डेटा मेंबर, राइट। बिहेवियर का मतलब हो गया मेंबर फंक्शन और आइडेंटिटी मतलब उसका एक यूनिक पहचान। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी स्टेट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसे उनका स्टेट क्या हो गया, जैसे उनका नाम होगा, दिस इज द स्टेट, है ना। उनकी एज होगी, उनका रोल नंबर होगा, राइट। साथ ही साथ उनका मार्क्स होगा, राइट, उन्होंने कितना नंबर पाया है। ठीक है, तो दीज आर द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दीज आर द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा, जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचा है, देखिए ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। अब अगर मैं जावा के अंदर इस तरह से कोई भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूं तो ये वैलिड नहीं है जब तक कि मैं इसको डेटा टाइप के साथ नहीं लिखूंगा, क्योंकि जावा स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमें टाइप देना बहुत जरूरी है। तो नेम का टाइप स्ट्रिंग हो गया, एज का टाइप इंटीजर हो गया, मान लीजिए रोल नंबर का भी टाइप इंटीजर ले लेते हैं, और मार्क्स हम ले लेते हैं डबल के अंदर, राइट। डबल के अंदर मार्क्स हो गया, और एज को हम ले लेते हैं लेट सपोज कि बुलियन में या फ्लोट में ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्टिव सोचा। उस ऑब्जेक्टिव का क्या पर्पस था कि कुछ स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स जो सबसे हाईएस्ट मार्क पाए हुए हैं उनकी डिटेल दिखानी है। तो उसके लिए मैंने ये स्टेट ले लिया, डेटा मेंबर जिसको हम बोलते हैं। देन उनकी डिटेल दिखानी है तो उसके लिए एक फंक्शन बना दिया, मेंबर फंक्शन वाइड शो डिटेल्स, राइट। तो शो डिटेल्स करके एक फंक्शन बना दिया जिसमें मैं क्या करूंगा, इन सारी डिटेल को प्रिंट कर दूंगा। अच्छा, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, ताकि जब भी मुझे इनकी डिटेल को प्रिंट करना हो तो मैं ये फंक्शन को चलाऊं और मेरी सारी डिटेल प्रिंट होके आ जाए। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, है ना, क्या ये जो स्टेट और ये बिहेवियर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको मैं कंपाइल करूंगा तो ये कंपाइल हो पाएगा क्या? ये क्या है, एक एक जावा का सिंपल सा प्रोग्राम है, राइट। और ये किस लिए, पर्पस के लिए बनाया गया है, स्टूडेंट की डिटेल को दिखाने के लिए। तो इसको मैं स्टूडेंट डॉट जावा से सेव कर दूंगा और इसको प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो ये कंपाइल होगा नहीं, ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नहीं होगा इसलिए क्योंकि आप प्रोग्राम में खुद ही देख लीजिए क्यों नहीं होगा। क्योंकि ये एक यूजर डिफाइंड डेटा है। जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव दिया है वो एक यूजर डिफाइंड रिक्वायरमेंट है, और जब कभी भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई यूजर डिफाइंड रिक्वायरमेंट आता है तो उसके लिए यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बता रहा है कि आपने अपने प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर मिसिंग कर दिया है, या तो इंटरफेस, या तो क्लास, या तो एनम बनाइए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैं आपको ऑब्जेक्ट और क्लास का भी यहाँ पे मतलब समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, राइट। तो क्लास बनाने से क्या हो गया कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे कैटेगराइज हो गया, ठीक है। अगर आपको इस तरह से इंटरेस्टिंग चीजें और अच्छा लग रहा है और बिगिनर चीजें वाली चाहिए, बिगिनर क्लासेस आपको चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं इन सारी वीडियोस को जरूर अपलोड करूंगा, राइट। तो फिलहाल यहाँ पे system.out.println के अंदर PRINTLN है, राइट, ठीक है। तो मैं और आपके इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, राइट। फिलहाल यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो ये हैप्पीली कंपाइल हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने एक क्लास बना लिया, क्लास के अंदर उसको कैटेगराइज करके, मतलब डेटा को और मेथड को कैटेगराइज कर लिया। अब हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या नहीं रेडी है, इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ तो हैप्पीली कंपाइल हो रहा है, बट ये रन क्यों नहीं हो रहा है? जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो कंपाइलर कह देगा भैया हमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कह रहा है कि ये प्रोग्रामर, देखिए, कृपया आप अपने प्रोग्राम में ये एक मेथड बनाइए, देखिए लिखा है
देखिए कह रहा है जावा डेवलपर आप अपने प्रोग्राम में ये मेन मेथड बनाइए, तो इसको हमने कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ पे सॉरी नहीं हुआ कॉपी भाई, एक बार ऐसे दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं एंड सेलेक्ट करके ऐसे क्लिक कर देते हैं, नहीं हुआ कॉपी, स्टिल मुझे कॉपी करना है भाई, मैं इसे राइट क्लिक कर देता हूँ, अब देखता हूँ यस हो गया, सॉरी भाई, ठीक है। तो मेन मेथड क्या होता है, प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट को मेंटेन करने के लिए होता है। देखिए आप प्रोग्राम को चलाएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन भी हो गया, कंपाइल भी हो गया, बट यहाँ इस प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने जस्ट एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हमने एक ऑब्जेक्टिव का स्टेट लिख दिया, दिस इज द स्टेट, दिस इज द डेटा, ये बिहेवियर हो गया, राइट। बिहेवियर और भी हो सकते हैं बट मैंने एक ही लिया है, उसके लिए मैंने क्लास ही बना लिया। बट अभी इस प्रोग्राम में मिसिंग क्या है, ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम एक जस्ट एक ब्लूप्रिंट है किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, राइट। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सोचा है उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है बस हमने, राइट। तो उस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में तो लाना है, जब तक कि जैसे अब रियल वर्ल्ड में देखा जाए वो जो 3 स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ था वो तो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं ना, राम श्याम मोहन, राइट। तो वो तो एग्जिस्ट करते हैं, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो उनका मेमोरी के अंदर एक्चुअली तो एग्जिस्टेंस लाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लास का इंस्टेंसिएशन करना पड़ेगा, बिकॉज क्लास जो होती है ब्लूप्रिंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट जो होता है इंस्टेंस होता है किसी क्लास के लिए। तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा भाई, इसका इंस्टेंसिएशन करना पड़ेगा। अब जावा में किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के कितने तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके, है ना। न्यू, न्यू इंस्टेंस, फैक्ट्री पैटर्न, क्लोन मेथड, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जावा में किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने का, ठीक है। तो क्या करें, ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, चलिए री, ठीक है। देखिए मैंने लिखा न्यू और क्लास का नाम, ये जो लाइन होती है इसको मैंने मेन में क्यों लिखा, वैसे तो मैं कहीं लिख सकता था। जावा में क्लास मतलब इस लाइन को, अब स्टेटमेंट को बहुत अलग अलग जगहों पे लिख सकते हो, मेथड के रिटर्न टाइप में लिख सकते हो, आप ऑब्जेक्ट बनाने का स्टेटमेंट किसी दूसरे मेथड में लिख सकते हो, राइट। कहीं पे भी लिख सकते हो, व्हाटएवर, है ना। अब इन्हें की क्लास की ब्लॉक में लिख दो, क्योंकि जावा की क्लास की ब्लॉक के अंदर ये चीज नहीं वैलिड होती है। जावा में क्लास के अंदर लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक हमेशा मेथड के अंदर होता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। मैंने मेन के अंदर इसलिए लिखा क्योंकि मेन में क्या होगा, जैसे हमारी मेन मेथड को जेवीएम कॉल करेगा तो पहली लाइन उसको मिल जाएगी और हमारी क्लास का इंस्टेंसिएशन कर देगा, राइट। देखिए मैंने इसको चलाया और हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। अब अभी नहीं, अभी कंपाइल हुआ है कोड, अब ऑब्जेक्ट बन गया, मेमोरी में एक्चुअली एक मेमोरी एरिया रिजर्व हो गई और इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक यूनिक आइडेंटिटी मेमोरी के अंदर तैयार हो गया, राइट। बट कहाँ पे तैयार हो गया, हमारे जेवीएम के अंदर जो मेमोरी होती है, एक्चुअली बेसिकली 5 मेमोरी होती है, उसमें से एक मेमोरी होती है हीप, राइट। एक होती है स्टैक, एक होता है नेटिव मेथड स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर, राइट, इस तरह के, है ना। क्लास एरिया, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग एरिया, 5 एरिया होते हैं, राइट। तो फिलहाल हीप मेमोरी एरिया में एक जब से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उसको मेमोरी मिल जाती है, राइट। तो जैसे ही आपने लिखा न्यू और क्लास का नाम, तो न्यू का काम क्या होता है, टू एलोकेटिंग द मेमोरी इनटू द हीप एरिया, बट हाउ मच इट हैव टू एलोकेट द मेमोरी, न्यू हैज नो एनी आइडिया। तो न्यू को कौन कहता है, स्टूडेंट। न्यू कहता है स्टूडेंट को, भाई गेट आइडिया, है ना, आइडिया लो मेरे से भाई, कैसे लोगे। ये जो है ये इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो न्यू के साथ जो ये कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम है क्लास के नेम से सेम, समझ रहे हो। तो ये कंस्ट्रक्टर की बेसिकली कॉलिंग है, कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो रही है यहाँ, डेफिनेशन तो हमारे प्रोग्राम में है नहीं। तो प्रोग्राम में डेफिनेशन एक्चुअली क्या होता है ना, कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डाल देता है। अगर हम अपने प्रोग्राम में कुछ भी नहीं बनाते, जैसे मान लीजिए इस प्रोग्राम है, इसमें हमने कुछ भी नहीं बना रखा है, राइट। तो जब भी किसी जावा के प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हो और कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में नहीं बनाते हो, तो जावा का जो कंपाइलर होता है, कंपाइल टाइम पे आपके बाइट कोड के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भेज देता है। तो कंपाइलर हमेशा जो कंस्ट्रक्टर भेजता है वो डिफॉल्ट भेजता है, ये बात याद रहे, और पैरामीटराइज नहीं भेजता है, और वो तब भेजता है जब आप नहीं बनाते हो तो, राइट। जब आप नहीं बनाते हो तो वो कंस्ट्रक्टर देता है। तो उसने आया कंस्ट्रक्टर दे दिया। अगर आप उसको डिकम्पाइल करके देखना चाहते हो तो जावा पी के थ्रू डिकम्पाइल करके आप कंस्ट्रक्टर को, सॉरी भाई जावा पी लिखिए ना, ये देखिए जावा पी के था डिकम्पाइल करके आप देख सकते हो स्टूडेंट का ये कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, राइट। अगर आप यहाँ पे एक भी चीज वेरीफाई कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर बना देते हो, है ना, तो कंपाइलर कोई कंस्ट्रक्टर बना के आपको नहीं देगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का कंस्ट्रक्टर बना दिया, अब देखिए कंस्ट्रक्टर कंपाइलर नहीं देगा, ठीक है। ये देखिए कोई कंसिडर नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। डिकम्पाइल करके देख लीजिए तो आपका ये पैरामीटर वाला कंसिडर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पैरामीटर वाला कंसिडर भी दिख जाएगा, देखिए ये सिंगल आर्गुमेंट वाला, राइट। तो पहले क्या आ रहा था, इस तरह से आ रहा था, ठीक है। तो फिलहाल ये तो ऐसे छोड़ते हैं। तो कंसिडर का काम होता है मेमोरी को कंसेप्ट करने में हेल्प करना, न्यू को क्या करना, हेल्प करना। न्यू का तो काम बस ऑब्जेक्ट बनाना होता है, कितना बनाए किसके लिए बनाए, न्यू को तो कोई आइडिया है नहीं, तो कंसिडर उसे हेल्प करता है, ठीक है। इसने क्या करा, कंसिडर को हेल्प कर दिया कि चलो, कंसिडर ने न्यू को हेल्प कर दिया कि चलो मेमोरी लोकेट करना है। तो मेमोरी किसके लिए लोकेट करना होता है, एक्चुअली हमारे क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, यही ये जो वेरिएबल हैं, दिस इज द डेटा, इन्हीं के लिए मेमोरी लोकेट करना होता है। इन इंस्टेंस वेरिएबल के लिए ही मेमोरी एलोकेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे ही आपने न्यू करके और अपनी क्लास का नाम लिखा, तो न्यू क्लास का नाम लिखते ही होगा क्या
कि आपकी हीप मेमोरी एरिया, देखिए अभी मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ऐसे हीप मेमोरी एरिया के अंदर एक ऐसे डब्बा बन जाएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो एक डब्बा बन गया, राइट। दो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दो डब्बा बन जाएगा, राइट। अब हमारे पास कितने स्टूडेंट थे टोटल? 3 स्टूडेंट थे, तो मैंने यहाँ पे 3 बार ऐसे न्यू 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 करके लिखूंगा। तो क्या होगा? 3 नए नए ऑब्जेक्ट बनेंगे, बिल्कुल 3 नए ऑब्जेक्ट्स मेमोरी के अंदर एक्चुअली एलोकेट हो जाएंगे। इसी तरह का 3 डब्बा मेमोरी के अंदर बनेगा। तो अब इस डब्बे में होगा क्या? इस डब्बे में होगा ऑब्जेक्ट की स्टेट, जो डेटा मेंबर है, ये जो डेटा मेंबर है ये स्टेट होगा। बिल्कुल आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अब वो समय आने वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ रेफरेंस आईडी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया कि हमने यहाँ पे ले लिया कि अच्छा ये जो सारी स्टेट होते हैं यानी कि डेटा होता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से जाके स्टोर हो जाता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं तो क्या बताओगे आप? तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं ताकि उसका इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो पाए, राइट। और दूसरा जो सबसे बड़ा पर्पज होता है किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का, क्योंकि क्लास जो होता है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है, तो उसको फिजिकली मेमोरी में लाने के लिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए, राइट। और क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट की स्टेट स्टोर होती है, राइट। तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट के लिए स्टेट बन गया, राइट। तो अगर आपने टोटल 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो इसी तरह के कितने डब्बे बनेंगे मेमोरी में? इसी तरह के टोटल 3 डब्बे मेमोरी के अंदर बनेंगे, राइट। तो ये दूसरा डब्बा हो गया और इस तरह से ये देखिए ये तीसरा डब्बा हो गया। टोटल कितने ऑब्जेक्ट बन गए? 3 ऑब्जेक्ट बन गए, राइट। इस बात का ध्यान रहे कि जब कभी भी हम न्यू के साथ क्लास का नाम लिखते हैं बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे क्लास के 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और तीनों ऑब्जेक्ट्स में इन्हीं वेरिएबल की सेपरेट कॉपी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हुई है। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राइट। चलिए भी बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ है ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये जो मेमोरी में लोकेट हुए हैं तो इनका अपना एड्रेस भी तो होगा मेमोरी में, और ये डायनेमिकली एड्रेस तैयार होगा जिनको हम ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी बोलेंगे। किस तरह से तैयार होगा? 0101 के फॉर्म में, राइट। जैसे इसकी भी आईडी तैयार होगी। हर ऑब्जेक्ट की यूनिक आइडेंटिटी होती है ना। ये ऑब्जेक्ट क्या है मेमोरी में? एक प्रोसेस ही तो है, एक बफर ही तो है। ये जो बफर मेमोरी में एक प्रोसेस बफर में मेमोरी के अंदर तैयार होगा तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। तो हर ऑब्जेक्ट की यूनिक पहचान, यूनिक आइडेंटिटी मेमोरी के अंदर ऐसे जनरेट होती है 0101 के फॉर्म में, राइट। बट ये जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की मेमोरी एड्रेस होती है, क्या इस मेमोरी एड्रेस तक हम पहुंच सकते हैं? क्या इस मेमोरी एड्रेस को हम कभी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे पहुंच सकते हैं? यस, अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बट ये काम हमें करने के लिए सी प्लस प्लस या सी में जाना पड़ेगा, क्योंकि सी या सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर होते हैं और पॉइंटर जो है किसी मेमोरी एड्रेस को रेफर करते हैं और वहां पे आप वहां पे पहुंच सकते हो। बट जावा में तो पॉइंटर होता नहीं है। तो फिर क्वेश्चन है कि भाई हम इस मेमोरी एड्रेस तक कैसे पहुंचे और इस तक डेटा कैसे असाइन करें, है ना, या इसकी वैल्यू को कैसे फेच करें। तो जावा वालों ने यहाँ पे एक कंसेप्ट लाया, उसी कंसेप्ट का नाम है रेफरेंसिंग, रेफरेंस आईडी, रेफरेंस वेरिएबल, ये कंसेप्ट लाया। ध्यान से सुनिएगा आप, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब चलने जा रहा है ना। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, जावा वालों ने क्या किया, यहाँ पे इस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने के लिए इसके अंदर क्या लगाया? हैशिंग टेक्निक यूज करा, क्योंकि ये डायनेमिक मेमोरी है और डायनेमिक मेमोरी तक पहुंचने के लिए कुछ हैशिंग टेक्निक का यूज करा। उसके लिए जावा में ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड होता है, वो कॉल किया। फिर उसके बाद इसके अंदर हैश कोड इंटीजर में होता है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके पूरी, और उसमें क्लास का नाम @ के साथ जोड़ के पूरी इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का एक रेफरेंस तैयार कर दिया, राइट। तो बस बहुत सिंपल है, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस आईडी, समझ रहे हो। तो और ये रेफरेंस आईडी जो होती है कुछ इस तरह से होती है, जैसे क्लास नेम और हैश कोड। अब आप इसको इंटरव्यू में समझाओगे कैसे? इतना बड़ा कहानी समझाओगे नहीं, बहुत सिंपल है सर। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो मेमोरी में उसकी आइडेंटिटी तैयार होती है, और उसकी जो मेमोरी में आइडेंटिटी तैयार होती है वो एक्चुअल आईडी होती है किसी ऑब्जेक्ट की। अब जावा में किसी मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट जुगाड़ नहीं है। तो जावा ने रेफरेंसिंग का कंसेप्ट दिया, रेफरेंस आईडी का कंसेप्ट दिया, और उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी मेमोरी तक आपको पहुंचना है ना तो उस मेमोरी का हम रेफरेंस आईडी आपको ऑटोमेटिकली रेफर करके दे देंगे, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है ना। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस आईडी। तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना तो मेमोरी में अपने आप ऑटोमेटिकली रेफरेंस आईडी जनरेट होती है। और ये कैसे जनरेट होती है? ये ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है जावा में, उसके अंदर एक टू स्ट्रिंग नाम का मेथड होता है, वो चलता है और आपकी रेफरेंस आईडी को जनरेट करके रिटर्न कर देता है। आप अगर चाहो ना तो आप अपने ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को प्रिंट करके देख भी सकते हो। आप system.out.println के अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को यहाँ से ऐसे कट करिए, न्यू को हटा के, और यहाँ पे रेफरेंस आईडी को प्रिंट करके देख लीजिए। ऐसे न्यू करके क्लास का नाम लिखा तो देखिए रेफरेंस आईडी आ गया। तो मैं इसको हटा के 3 बार 3 नए नए ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कर लेता हूँ। देखिए 1 2 3, 3 बार हमने चलाया। तो आप अगर इसको चलाओगे और इसको रन करोगे तो आपको क्या नजर आएगा? तो जितने बार आप इसको रन करोगे, देखिए एक ही बार रन करेंगे, कितने बार रन करेंगे भाई, एक बार रन कर लेते हैं।
देखिए रन कर दिया भाई। ओके, देखिए ये क्लास का नाम हो गया, @ हो गया, और हैश कोड, क्लास नेम @ हैश कोड, क्लास नेम @ तो अगर आप ये देखो क्लास नेम @ तो @ तो सेम है, लेकिन चेंजेस किस में है, केवल हैश कोड में है ना। अब इसकी बहुत लंबी लंबी कहानी है और बहुत सारी कहानी है, टू स्ट्रिंग की भी कहानी है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना इस तरह के कंटेंट और बढ़िया चाहिए तो मैं जरूर दूंगा, राइट। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि भाई इसके अलावा आप इसमें और कुछ कंटेंट और बहुत सारी चीजें मुझे बताइए, तो जरूर मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी गहराई है, बट इतना समझिए ये क्लास नेम @ हैश कोड ही हमारे ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी है। तो रेफरेंस आईडी क्या होती है, व्हाट इज रेफरेंस आईडी? जब कभी भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो मेमोरी में उस ऑब्जेक्ट की पहचान बनी, और जो भी पहचान बनी, जो भी आइडेंटिटी तैयार हुई, उस आइडेंटिटी पे हमें जाना था, बट उस जाने के लिए जावा वालों ने एक रेफरेंस वाला तरीका दे दिया, ठीक है। अब देखिए रेफरेंस जो वर्ड होता है ना, इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझाता हूं। पहले ये जानना जरूरी है, क्या रेफरेंस का मतलब एक्चुअल होता है? क्या रेफरेंस आईडी इज अ एड्रेस? नो, रेफरेंस आईडी वो आईडी होती है, या रेफरेंस वो कंसेप्ट होता है जो किसी एड्रेस तक पहुंचने का माध्यम होता है। जैसे रियल वर्ल्ड में हम देख लें, जैसे रियल वर्ल्ड में मान लीजिए कि कहीं पे आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त मेरे घर आता है और डिनर करने, और शाम को कहता है कि भाई एक काम करना, हम भी दिल्ली में रहते हैं, तुम भी आ जाना भाई, अगले दिन अगले संडे को तुम्हें आना है, और अपना कार्ड दे के चला गया, कह दिया कि भैया मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एरिया में रहता हूँ, ठीक है, और वहां पे तुम्हें आना है। हमने कहा ठीक है आ जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। अब मैं दिल्ली गया नहीं हूँ, अब भाई संडे हुआ, मेरा कुछ एक प्लान बना कि भाई चलो हम दिल्ली जाते हैं और उस पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे। तो जैसे ही हमने गूगल मैप में सारा एड्रेस वेड्रेस लगाया और भाई निकल गए, और वहां पे जाके देखा तो भाई जाते जाते जाते, क्या गूगल मैप का कोई वैसा तो होता नहीं है कि 100% श्योरिटी रहती है भाई, कई बारी मतलब ऐसा नहीं है, कई बारी हम भटक जाते हैं। तो हुआ क्या, हम भटक गए, तो हमने उसे फोन करा, भाई भाई मैं तुम्हारे घर तो आ रहा था, लेकिन यार रास्ते में यहाँ पे ना ये फाटक पड़ गया, ये पर्टिकुलर रेलवे लाइन आ गया, अब इसके बाद मुझे कहाँ जाना है यार बताओगे? उसने कहा कि एक काम करो सीधे चले जाना, ठीक है, सीधे जब जाओगे तो एक पेट्रोल पंप आएगा, पेट्रोल पंप पे राइट मुड़ जाओगे तो फिर एक पानी की टंकी आएगी, फिर दाएं मुड़ जाओगे तो एक बड़ा सा किला मिलेगा, वहां पानी की टंकी दिखेगी, है ना, उसी पानी की टंकी के जस्ट सामने एक रेड कलर का घर दिखेगा, भाई वही घर है मेरा, राइट। इस तरह से उसने मुझे क्या बता दिया, ये बता दिया हमें उस पर्टिकुलर जगह पे जाने का, मतलब किसी एड्रेस पे जाने का माध्यम, रेफरेंस, इसे बोलते हैं रेफरेंस, समझ रहे हो। एक्चुअल एड्रेस तो उसने मुझे कार्ड पे दे रखा था, है ना, कि भाई मुझे ए ब्लॉक में 97 नंबर पे जाना है जो कि लक्ष्मी नगर में है, बट मैं कैसे पहुंचूंगा, उस तक पहुंचने का मुझे माध्यम तो चाहिए ना। तो मुझे एक बताइए, A97 इज एक्चुअल एड्रेस, लेकिन जो वो रेफरेंस बताया ना कि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचोगे, वहां से यहाँ से बस लोगे, फिर इस जगह से यहाँ पे जाओगे, फिर जाने के बाद वो पेट्रोल पंप से कहानी शुरू हो गई कि पेट्रोल पंप पे जाना है, फिर आगे जाना है, रेड लाइट पड़ेगा, फिर वहां पे पानी की टंकी आएगी, सामने एक लाल कलर का बिल्डिंग होगा, वही हमारा घर है। दैट इज अ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब एक्चुअल तक पहुंचने का माध्यम, समझ रहे हो। तो जो एक्चुअल एड्रेस होता है वो जावा में हम वहां पर नहीं पहुंच पाते, जावा में पॉइंटर का कंसेप्ट हम यूज नहीं कर सकते, बट जावा ने इंटरनली पॉइंटर को कंसेप्ट यूज करा और हमारी मेमोरी तक पहुंचने का हमें माध्यम दे दिया, दैट इज रेफरेंस आईडी। इसको आईडी क्यों बोलते हैं, रेफरेंस क्यों बोलते हैं, ये तो पता चल गया, इसमें दो वर्ड है, रेफरेंस और आईडी, ठीक है। रेफरेंस इसलिए क्योंकि एक्चुअल तक पहुंचने का माध्यम है हमारे पास वो, आईडी इसलिए क्योंकि यूनिक होती है। और ये कौन बनाता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड बनाता है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज चलती है, उसके अंदर इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग गेट क्लास डॉट गेट नेम हैश कोड और बहुत सारी चीजें चलती है जो ये सारी रेफरेंस आईडी बनाती है। ये हर ऑब्जेक्ट की एक फ्री सर्विस है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास देता है, हमें इसके लिए कुछ नहीं करने की जरूरत होती है ना। चलिए भाई, अब ये तो कहानी हो गई, बट रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है भाई, व्हाट इज द रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, उसके बारे में आते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मुझे इस एड्रेस के ऊपर यहाँ नेम में कोई डेटा असाइन करना है, तो मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया, डॉट इज द रेफरेंस ऑपरेटर, राइट। अब डॉट लगा के मैं उसके नेम को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो क्या उसके नेम में क्या है बताइए मेरा, तो उसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो अभी ये बाय डिफॉल्ट इसमें डिफॉल्ट वैल्यू है, दैट इज नल, क्योंकि स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। और हमारा जो डिफॉल्ट कंसिडर आता भी है ना, वो डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आ गया, नल आ गया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि भाई नहीं, मुझे उस पर्टिकुलर नेम के एड्रेस पे मुझे राम असाइन करना है, तो मैंने राम यहाँ पे असाइन कर दिया। अब प्रोग्राम को चलाया, कंपाइल किया, रन किया, तो एक्चुअली में उस एड्रेस पे क्या पहुंच गया, राम पहुंच गया, यानी कि जहाँ पे नेम में कुछ नहीं था, वहां पे अब नेम क्या हो गया, पहले स्टूडेंट का नाम सेट हो गया। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है भाई, परफेक्ट है, समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे ना इसी ऑब्जेक्ट के नेम में, एज में, मोबाइल में, मार्क्स में, सब में डेटा डालना है, तो बताओ मैं ऐसे कैसे करूं, कैसे करूंगा? क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को रीयूज कर सकता हूं बार बार? नहीं, वी कैन नॉट यूज दिस ऑब्जेक्ट अगेन अगेन, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। आपने कहा मजाक करते हो सर, ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इस पे लिखो ना, आप यहाँ पे लिखो डॉट एज इक्वल टू ऐसे लिखो। एक्चुअली इस तरह से जब आप लिखोगे ना, तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट का कहानी है भाई। तो दूसरे ऑब्जेक्ट की कहानी ये है, एक्चुअली में क्या होगा मेमोरी के अंदर, इस वाले ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे जाके एज सेट हो जाएगा, नेम सेट होगा उसका, और एज सेट हो जाएगा इसका, राइट। वो एज कितना होगा, वो एज होगा राइट 45, तो 45 जाके यहाँ पे सेट हो जाएगा भाई,
समस्या समझ रहे हो ना आप? समस्या बहुत गहन है ना? कि ये जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी रीयूजेबिलिटी बार बार मेमोरी एरिया में नहीं होती है, ठीक है भाई? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को, जो मेमोरी में क्लास नेम @हैश कोड बनता है, उसको होल्ड करके कहीं हम रख लें, ठीक है? तो इसलिए मैं इस पूरे लाइन को हटा देता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इस ऑब्जेक्ट को, एक आइडेंटिटी को एक मेमोरी एरिया में संभाल के रख लूंगा, राइट? ऐसे लिखूंगा न्यू स्टूडेंट, और जैसे न्यू स्टूडेंट मेमोरी में क्रिएट होगा उसकी मेमोरी एलोकेशन होगी, क्लास नेम @हैश कोड बनेगा, मेमोरी के अंदर रेफरेंस आईडी बनेगी, है ना? तो अब क्लियर हो गया ना व्हाट इज रेफरेंस आईडी? जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, मेमोरी में उस ऑब्जेक्ट के लिए एक आइडेंटिटी तैयार होती है हीप एरिया में, जहां पे हमारे क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल जाके स्टोर होते हैं, और उस आइडेंटिटी को रेफर करके जावा वालों ने हमें एक नई आईडी दे दिया, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस आईडी। रेफरेंस आईडी को बनाने के पीछे किसका लॉजिक है? टू स्ट्रिंग का लॉजिक है, ठीक है? टू स्ट्रिंग लॉजिक की रेफरेंस आईडी होती है, वो क्या है? क्या एक्चुअल ऑब्जेक्ट का एड्रेस है? नहीं, एड्रेस को पहुंचने का माध्यम है वो, राइट? बट हाँ, समहाउ समझने के लिए एड्रेस ही समझ लीजिए आप, लेकिन एड्रेस और रेफरेंस में अंतर होता है। एड्रेस जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअल एड्रेस, और रेफरेंस मतलब एड्रेस तक पहुंचने का माध्यम, ठीक है? गुड, ग्रेट, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, मैंने कहा कि भाई जो रेफरेंस आईडी बनी थी मेमोरी में, वो आईडी को मुझे एक जगह संभाल के रखना है ताकि हम उसको बार बार रीयूज करें। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, और मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट की एड्रेस जो बनी थी ना, उस एड्रेस को एक वेरिएबल में होल्ड करके रख दो। तो मैंने उस वेरिएबल का नाम दे दिया SPQRT, जो आपको अच्छा लगे, राइट? तो ये जो आप ये नाम दे रहे हो, यही वेरिएबल ही हमारा इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने वाला वेरिएबल बन गया। क्योंकि जावा में ये वेरिएबल को आप यार प्रोग्राम कंपाइल करोगे तो इट विल नॉट कंपाइल द प्रोग्राम, बिकॉज दिस वेरिएबल कैन नॉट फाइंड सिंबल, राइट? वेरिएबल का टाइप होना बहुत जरूरी है। तो वेरिएबल का टाइप कैसे बताया जाए? तो वेरिएबल का टाइप बताने के लिए, मैं चूंकि ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, तो वेरिएबल का टाइप भी होना चाहिए स्टूडेंट टाइप का। अब इस टाइप का जब कोई वेरिएबल बन जाता है ना, तो यही जो वेरिएबल है P, इसी को हम बोल सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल। व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल? रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ये जो ऑब्जेक्ट बना था, इसी की रेफरेंस आईडी इसमें आई हुई है ना? S1 नाम दे देता हूँ, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना ले रहा हूँ, तो तीनों ऑब्जेक्ट्स में अपनी अपनी मेमोरी को पॉइंट करने का क्या है? माध्यम है। अपनी अपनी मेमोरी को पॉइंट करने का कह सकते हो रेफरेंस है। तो एक ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में, इसकी आइडेंटिटी अलग है, और इसका रेफरेंस वेरिएबल ये है। ये ऑब्जेक्ट बना, इसका रेफरेंस वेरिएबल ये है। रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की आईडी को होल्ड करने वाला ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया, इस ऑब्जेक्ट की होल्ड करने वाला ये रेफरेंस वेरिएबल बन गया, ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करने वाला ये रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल आर द इम्प्लिसिट पॉइंटर। ऐसे समझ सकते हो पॉइंटर है, क्योंकि इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ये इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और ये जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं ना, ये लोकल होते हैं। और लोकल रेफरेंस वेरिएबल को जो मेमोरी मिलती है, वो कहाँ मिलती है पता है? स्टैक मेमोरी एरिया के अंदर। तो एक्चुअली इसीलिए मैंने यहाँ डायग्राम में, यहाँ पे डायग्राम में देखिए स्टैक मेमोरी एरिया बनाया हुआ था पहले से, ठीक है? ताकि आपको मुझे समझाना था यहाँ पे। तो एक्चुअली जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं वो स्टैक मेमोरी एरिया के अंदर जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक हो गया एरिया, ये हो गया हमारा 2 एरिया। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जैसे S1 है, तो ये हो गया S1 के लिए अलग एड्रेस, राइट? यहाँ पे S1 हो गया, राइट? यहाँ पे S1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा S2 आ जाएगा। स्टैक एरिया के अंदर फर्दर कैटेगरी होती है, स्टैक फ्रेम होता है। तो ये अलग अलग स्टैक फ्रेम है। स्टैक फ्रेम के अंदर फर्दर कैटेगरी होती है लोकल वेरिएबल एरे, ऑपरेंड स्टैक, फ्रेम डेटा, राइट? तो इस तरह से बहुत सारा अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है? तो ये जो रेफरेंस है, ये इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए पॉइंट कर रहा है, राइट? ये इसका पॉइंटर हो गया, ठीक है? रेफरेंस वेरिएबल इज द इम्प्लिसिट पॉइंटर। रेफरेंस वेरिएबल वो होता है जिसको अगर आप अभी प्रिंट करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है? ये देखिए, ये इसको पॉइंट करने लगा, ये इसको पॉइंट करने वाला रेफरेंस वेरिएबल हो गया, है ना? तो ये लोकल रेफरेंस वेरिएबल, लोकल चूंकि हमने बनाया हुआ है, लोकल वेरिएबल को मेमोरी स्टैक एरिया के अंदर मिलते हैं। ये अपने अपने ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करेगा। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये होती है, जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनका ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। बट रेफरेंस वेरिएबल वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका रेफरेंस है, तो वो लॉस नहीं होते हैं। और रेफरेंस वेरिएबल को इंटरेस्टिंगली अगर आप प्रिंट करोगे ना, तो कुछ नया नहीं प्रिंट होके आएगा, उसके अंदर वही ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी ही प्रिंट होके आएगी। रेफरेंस वेरिएबल हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना? नाम दे दिया कि भैया हमारे ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी में एड्रेस तैयार हुआ था, उसका नाम ये हो गया। पहले मैं न्यू न्यू करके प्रिंट किया था, तो उससे भी हमारी आईडी प्रिंट हो रही थी। अभी S1 S2 S3 को प्रिंट किया, तब भी आईडी आ गई, है तो उसी की आईडी, राइट? अब इसका इंटरेस्टिंग बात ये हो गया कि अब मैं S1 के ऊपर डॉट लगा के नेम में लिख दिया, नेम राम, राइट? यहाँ पे नाम चला गया। S1 डॉट एज के अंदर हमने डेटा भेज दिया, लेट से 34 चला गया। S1 डॉट लेट से मैंने रोल नंबर, रोल इज इक्वल टू, मैंने ये दे दिया, तो रोल नंबर चला गया। और S1 नहीं, रोल नंबर में क्या है, रोल नंबर इंटीजर है, एज हमारा थोड़ा सा ये फ्लोटिंग वैल्यू है, तो मुझे सफिक्स में F ऐसे करके लगाना पड़ेगा। और S1 डॉट यहाँ पे मार्क्स जो है ये डबल वैल्यू है,
तो मैं डबल में ऐसे दे दिया, ठीक है। और उसके बाद इसकी डिटेल को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे s1 डॉट शो इन्फो, ये शो डिटेल जो हमने मेथड बनाया है इसकी डिटेल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, ये सारी जो डिटेल है राम और 34 ये सारी चीजें है ना, ये अंडरस्टूड है, ये सब कहाँ जाएगी, इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे राम चला जाएगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ, बाकी आप समझदार हो, समझ जाओगे। तो एज कितना है 34.6, तो यहाँ पे 34.6 चला जाएगा, राइट, 34.6 एंड सो ऑन। आप समझदार हो, बाकी 34.6 बाकी भी ऐसे डेटा चला जाएगा कि करके, ठीक है। वो अपनी मेमोरी एड्रेस पे ये सारा डेटा चेंज करेगा, राइट। अब अगर मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट की एड्रेस पे ये काम करना है तो मुझे यही सेम चीज दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए रिपीट करना पड़ेगा, यही सेम चीज तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे S3 लिखना पड़ेगा, S3 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 S3, राइट, और यहाँ पे मुझे S2 लिखना पड़ेगा। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या हो गया भाई, थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, एक्चुअली इट इज द इम्प्लिसिट पॉइंटर इन मेमोरी, राइट, ये चीज याद रखिएगा। और रेफरेंस आईडी क्या होती है, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी के अंदर एक मेमोरी एरिया रिजर्व होता है और उस मेमोरी को रेफर करके एक नई आईडी जावा वालों ने जनरेट करके हमें दे दिया, जिसको दैट इज कॉल्ड रेफरेंस आईडी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इतने देर में ये सारा चीज चेंज भी कर दिया और हमारे टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स मेमोरी के अंदर तैयार हो गए, उनकी डिटेल भी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। ये देखिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ना, बढ़िया है। देखिए सारी डिटेल प्रिंट हो गई, मोहन, श्याम और ये, तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो गया और इस तरह से हमने रेफरेंस आईडी, रेफरेंस वेरिएबल का भी कंसेप्ट समझ लिया, राइट। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।